आज हम लोग प्राचीन भारत का रिवीजन करेंगे लोग, जिसमें पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, उसके बाद नवपाषाण काल को रखा जाता है, उसके बाद नव ताम्र पाषाण काल को रखा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में 4 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखा गया और कांसा ब्रॉन्ज युग को रखा गया और हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। उसी तरह ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल को रखा गया है, मध्य काल को रखा गया है, आधुनिक काल को रखा गया है, नेहरू काल को रखा गया और विश्व इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं लोग। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसकी जानकारी किससे मिली है? केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो भोपाल में स्थित है। जो संस्कृति मंत्रालय किसके अधीन है? जो संस्कृति मंत्रालय किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। लिखावट के आधार पर किसने किया था? जॉन ब्रूस ने। और मिलने वाले धातु के आधार पर किसने किया था? नामकरण क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। यह 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इसमें है। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश क्या था? खानाबदोश खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लाहगंज रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लाहगंज रायसेन जिला में स्थित है। दूसरा काल है मध्य पाषाण काल। इसमें 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय आता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करलाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करलाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलीथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या था? अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। उसको अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार होता है। इसी काल में कश्मीर के बुरजहोम से मानव के साथ साथ
कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? कश्मीर के बुर्जहोम से मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ जो यूपी में है, यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक के स्थान से प्राप्त हुआ। और तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसके अंतर्गत 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का कालखंड आता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का कड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए? संगनकल्लू। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। नोट: मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान एवं किर्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जो जौ एवं गेहूँ मिली थी। बुर्जहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गर्ता आवास का प्रमाण मिला है। कश्मीर से क्या मिला है? गर्ता आवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। गुफकराल यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डीवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। 6,000 ईसा पूर्व चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डीवा से। चिरांद यह बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लहुरादेव यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। लहुरादेव से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से कितने मानव कंकाल मिले हैं? 3 मानव कंकाल मिले हैं। अब है ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। कैसे रहते थे? ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गिलुंदपुरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। मालावा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना गया है। कहाँ का मृदभांड? मालावा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना गया है। बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन ताम्रपाषाण कालीन है। महिष दल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जिसकी उत्खनन एच.डी. संकलिया ने कराया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? एच.डी. संकलिया ने कराया था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। कौन थी? तांबा। बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदोली और नेवासा बस्तियां में पाया गया है।
एस्टेटाइट और कार्लेनियन ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये वस्तुएं होती थी वे धनी कहलाते थे। चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण में हुआ है। चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ हुआ है? ताम्रपाषाण काल में हुआ है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगिरिया से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगिरिया से प्राप्त हुई है। अब जोरवे संस्कृति यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। जोरवे संस्कृति कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरा स्थल आते हैं: इनाम गांव, नासिक, नेवासा, दैमाबाद आदि। अब युग पढ़ना है हम लोग को। पाषाण युग में स्थल कहाँ से? स्थान बोरी कहाँ है? मुंबई। बोरी स्थान मुंबई में है, जहाँ से क्या मिला है? कुल्हाड़ी, खंडक, चोपर के प्रारंभिक के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद है सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ से चॉपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। नोट: चॉपर क्या है? एक तरफा धार वाला उपकरण। चैम्पिंग क्या है? दोहरी धार वाला काटने का औजार है। उसके बाद भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में है। देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना यहीं से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है चौंतारा, मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सोहन संस्कृति से संबंधित है। अति रनपक्कम, यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ मिश्रित एबीवेली तथा एसुवेली उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है पल्लवन चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1864 में यहाँ पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। उसके बाद है बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब है मध्यपाषाण काल के स्थान। मध्यपाषाण काल के बागौर या भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। यहाँ से मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। यह मध्यपाषाण का सबसे बड़ा स्थल है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से बागौर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। महदा दमदमा प्रतापगढ़ यूपी, ये भी उत्तर प्रदेश में। पुरुष स्त्री दोहरा समाधान के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। बागौर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है बुर्जहोम श्रीनगर, गढ़ता आवास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से अस्थि उपकरणों के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है गुफ कराल, यह पुलवामा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। उसके बाद है मेहरगढ़ यह बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं व जौ की खेती का स्थल है। मानव के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। उसके बाद है चिरांद, यह छपरा जिला बिहार में स्थित है। भारत में नवपाषाण कालीन का पहला ज्ञात स्थान यही है। अस्थि उपकरणों का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है दाओजली हैंडिंग, यह असम में स्थित है। पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है कोल्डिवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, 6000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य, हस्त निर्मित मृदभांड तथा निवास के लिए झोपड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। उसके बाद बरूडी सिंहभूम झारखंड में स्थित है। यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अब सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं लोग। सामाजिक सिंधु सभ्यता, सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं।
यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता किस नदी के तट पर मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। इसका विकास कब हुआ है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 से ईसा पूर्व तक हुआ है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम 1853 में किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज हुई थी। इसी समय कांस्य की भी खोज हुई थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की सीमाएं। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, जिसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। आलमगीरपुर का खुदाई किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सूतका गंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। अब इसको फिगर से देख लेते हैं लोग। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, पश्चिम में सूतका गंडोर दास्क नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी के किनारे। ठीक है। सम बराबर एड, सम बराबर एड। डच है पर भारत में नहीं। सम का मतलब ऐड होता है, ऐड। स का मतलब हो गया सूतका गंडोर, म का मतलब हो गया मांडा, ई का मतलब हो गया आलमगीरपुर, डी का मतलब हो गया दैमाबाद और ड का मतलब दास्क नदी, च का मतलब चिनाब नदी, है का मतलब हिंडन नदी, प्र मतलब परवरा नदी। इसकी सबसे पहली खुदाई हड़प्पा थी। हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। अब हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं लोग। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कुम्हार का चौक मिला है, श्रमिक आवास, अंडागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, हाथी की कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे उर्वरा की देवी माना गया है। नोट में पढ़ेंगे लोग। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर था। यह किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। स्नानागार,
अन्नागार सबसे बड़ा, अन्नागार यहाँ का सबसे बड़ा मिला है। पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, घर में कुआं, नोट। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यहाँ यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। रिमार्क, स्वास्तिक के मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ था। जिसका निर्माण किससे हुआ था? सेल खड़ी से हुआ था। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ था। सुटका गेंडोर की खुदाई 1927 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई RN स्टाइन ने किया था। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। अब है चनहुदड़ो की खुदाई 1931 में की गई थी। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: सौंदर्य सामग्रियाँ, मन का गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह, अलंकृत ईंट, दड़ों या नोट में देखेंगे लोग, नोट में है क्या है, दड़ों या कोट शब्द वाले पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मतलब जिसके अंत में दड़ो हो या जिसके अंत में कोट हो, वह कहाँ पाए जाएंगे? पाकिस्तान में। जैसे चनहुदड़ो, दड़ो आया। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। जोदड़ो ये भी पाकिस्तान में। बालाकोट, डावरकोट, कोट दीजी। अब है रोपण 1953 में इसकी खुदाई की थी। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। ऐसा 100 नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से भी मिला था। अब है बनावली 1973 में इसकी खोजी थी। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली ना मिलकर घरों में सोख्ता की व्यवस्था मिला है। यहाँ से नाली नहीं मिला और घरों में सोख्ता का व्यवस्था मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती थी। अब है कुणाल। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। उसके बाद है कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज आलमानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ पे एक ही खेत में चन्ना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी। इसकी खुदाई किसने की थी? बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। अब है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा। इसकी खुदाई सर्वप्रथम JP जोशी 1967 ईस्वी में किया एवं पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 91 में किया गया। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था, जो हरियाणा में है। उसके बाद है सुरकोटदा।
सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। अब है लोथल। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यह सिंधु सभ्यता क्या है? बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से छोटा दिशा मापक यंत्र मिला है। यह एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल समाधान जोड़े में लाश मिला है जो सती प्रथा का साक्ष्य है। अब है रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता की विशेषता पढ़ना है। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या क्या थी? सिंधु सभ्यता एक के नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। नगर नियोजन तथा जल निकासी इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नालियाँ ढकी हुई थी तथा सड़क सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से होता था। इनकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। इनकी भाषा क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज़्यादा यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय तथा सींग का चित्र नहीं मिला है। गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखरी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यहाँ मापतौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु वासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के लोग ही कपास प्रथम बार उगाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता कौन थे? शिव थे। इनका पसंदीदा वृक्ष क्या था? पीपल। इनका पसंदीदा जानवर सांड तथा वृषभ बसहा बैल था। इनका पसंदीदा पक्षी बत्तख था। इनका आदरणीय नदी सिंधु नदी थी। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग विद्वान था, दूसरा वर्ग योद्धा था, तीसरा वर्ग व्यापारी एवं शिल्पकार था, चौथा वर्ग श्रमिक था। अब पढ़ना है वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से किया जाता था, मतलब किस प्रदेश से मंगाया जाता था। उसके बाद वस्तुओं का आयात किस प्रदेश में किया जाता था। आयात और निर्यात दोनों पढ़ना है। सोना अफगानिस्तान से, ईरान से, कर्नाटक से। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान से। टीन ईरान और पाकिस्तान दोनों जगह से आयात किया जाता था। वस्तु का या इसमें निर्यात होगा गोमेद सौराष्ट्र से और लाजवर्द मेसोपोटामिया। सीसा ईरान से मंगाया जाता था। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला। इस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। कुछ विद्वान है लोग और वो कारण बताया लोग सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ था। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ये क्या होता है? बाह्य आर्यों का आक्रमण।
जॉन मार्शल, अर्नेस्ट यूं, एस राव, ये बताया है। पतन का कारण क्या बताया? बाढ़। ऑरेल स्टाइन और अलमानंद घोष ने बताया जलवायु परिवर्तन। आर साहनी, ये बताया भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन। जॉन मार्शल, इनका कहना है प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। आर कनेडी, इनका कहना है प्राकृतिक आपदा मलेरिया महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, ये कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। उत्खनन वर्ष कब हुआ था? 1921 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, यह लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। 1922 में उत्खनन किया गया था और यह किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है कालीबंगा या कालीबंगन, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल और बी के थापर थे। 1961 से 1969 ईस्वी तक इसका उत्खनन कार्य हुआ था। यह घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात भारत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। यह 1991 से 1990 से 91 के बीच उत्खनन कार्य हुआ था। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है चनहुदड़ो, यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार थे और इसका उत्खनन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं और इसका उत्खनन वर्ष कब है? 1955 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी। कोटदीजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद खान और उत्खनन वर्ष 1955 ईस्वी से 1957 ईस्वी, सिंधु नदी के किनारे। अब है बनावली हिसार जिला हरियाणा भारत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट और 1974 ईस्वी, सरस्वती रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अब है रोपण जिला पंजाब भारत में स्थित है। उत्खननकर्ता योगदत्त शर्मा। उत्खनन वर्ष 1953 से 1960 ईस्वी और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब है रंगपुर, काठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। 1953 से 54 ईस्वी उत्खनन वर्ष और यह भादर नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। उत्खननकर्ता योगदत्त शर्मा और उत्खनन वर्ष 1958 ईस्वी और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंडोर मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। आरएल स्टाइन 1927 ईस्वी उत्खनन वर्ष यह दास नदी के किनारे स्थित है। सुतका को मकरान के समुद्र तट पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। जॉर्ज डेल्स उत्खनन वर्ष 1962 ईस्वी और यह सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। अब पढ़ेंगे लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला एवं फरात नदियों के मध्य हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जीगुरत कहा जाता था। इस समय के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जीगुरत। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। पहला सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा सीरिया की सभ्यता, चौथा कैल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। अब है मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में किया गया था? फिरौन के नेतृत्व में किया गया था।
इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। कहाँ? मिस्र की सभ्यता में। अब है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व पहले पनपी थी। इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता के सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टस थे। इस सभ्यता के दो सबसे बड़ा राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टस थे। नोट: जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा है? जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अब है फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। फारस की सभ्यता 500, यह वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। किस धर्म का? पारसी धर्म का अंत कर दिया। अब है स्पार्टा। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व 300 सैनिकों ने किसके नेतृत्व में? लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्कसीज कर रहा था। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन को हरा दिया। अब है पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी।